नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज अब से चंद घंटे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने गिलगित बल्तिस्तान में डायमीर भाषा पाकिस्तान की तारीख के बताया जाता है सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पानी से बिजली बनाने वाले मंसूबे का आगाज़ किया। और वज़ीर आज़म का कहना था कि 50 बरस से ये मंसूबा जो है ये मौजूद था फाइलों के ऊपर, लेकिन आज इस पे काम शुरू हुआ है। और इस किस्म के मंसूबों पे चूँकि हमने काम नहीं किया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पे प्रोजेक्ट्स पे, और जिससे 4500 मेगावाट बिजली पैदा हो सकेगी, चूँकि हमने इस किस्म के प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं किया, हमने महंगी बिजली बनाई है कोल से, ऑयल से। यही वजह है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स हैं उसमें हमेशा इम्बैलेंस रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ फैसल वाडा भी थे, मिनिस्टर हैं अभी ज़राए के। और एक दिन पहले फैसल वाडा साहब ने पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में पाकिस्तान की अपोजिशन को एक गॉन्टलेट, एक चैलेंज थ्रो किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से 3 लोगों को नॉमिनेट किया गया है, असद उमर साहब को, हफीज़ शेख साहब को और हमाद अजहर को। और किसी भी जगह अपोजिशन के लीडर्स 3 लोगों के नाम दिए उन्होंने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मिफ्ता इस्माइल। उनके साथ हम तमाम इशूज़ के ऊपर एक मनाजरा, एक डायलॉग और एक डिबेट करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले तो हम इसको वेलकम करते हैं, फैसल वाडा साहब को वेलकम करते हैं, और हम अपना प्लेटफॉर्म उनको ऑफर करते हैं, चाहे वो 1 घंटा ये डिस्कशन करवाना चाहें, 2 घंटे करवाना चाहें। अगर एक कंसेंसस डेवलप हो जाए फैसल वाडा की यानी पीटीआई की टीम की तरफ से और पीएमएलएन की टीम की तरफ से, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है। ये एक ऐसा आइडिया है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये प्रोग्राम हाज़िर है, ये टेलीविज़न चैनल हाज़िर है। 1 घंटा डिबेट करनी है, 2 घंटा डिबेट करनी है, हम इसे वेलकम करते हैं। और मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं कराची से पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा, सिंध के साबिक गवर्नर जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब। वेरी वार्म वेलकम टू मोहम्मद ज़ुबैर साहब। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पीटीआई के रहनुमा जनाब फ़ारूक हबीब साहब, एमएनए हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए रेलवेज़। मुझे इरशाद आरिफ, प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट, एडिटर हैं रोज़नामा 92 के, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात का आगाज़ कर सकूँ, ये जो चैलेंज थ्रो किया है फैसल वाडा साहब ने, जो आज वज़ीर आज़म के साथ भी थे और आजकल बताया जाता है कि फैसल वाडा प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब हैं, फैसल वाडा ने जो चैलेंज थ्रो किया और ख़ास करके रिक्वेस्ट की है कि आप हों उसमें, खाकान अब्बासी साहब हों, मिफ्ता इस्माइल हो, इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स है? मेरा ख्याल है तो आइडिया के तो 100 में से 100 मार्क्स फैसल वाडा को, उस हद तक तो बिल्कुल हमारा वी हैव नो इशू। और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तो डायलॉग होना ही चाहिए और डिबेट भी होनी चाहिए। और उसके जो जाहिर सी बात है, वो चूँकि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेफ़र किया और जिसका आपने भी खैर मकदम किया और आपने कहा कि और प्लेटफॉर्म इज़ रेडी, तो हमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर आप जो 3 लोग हुकूमत की तरफ से उन्होंने नॉमिनेट किए हैं, जिसमें असद उमर शामिल हैं, हफीज़ शेख, फॉर श्योर ये दोनों फैसल वाडा के आइडिया से बिल्कुल उसके खिलाफ होंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि जब आप ये तो आप फैसल वाडा ने हवा में बात कर दी है। एब्सोल्युटली जैसे करते हैं फैसल वाडा ने हवा में बात, मैं 100% श्योर हूं। नहीं तो उन्होंने तो सब नेशनल असेंबली, साहब नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कहा है फैसल वाडा ने। जी, नेशनल असेंबली का फ्लोर जो है, मेरा ख्याल है अभी रिसेंट वीक्स में बड़े गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो पीआईए के पायलट्स के हवाले से था या अली जैदी की स्टेटमेंट के हवाले से था। तो मेरा ख्याल है कि ये पीटीआई का जो अभी, अगर इफ़ आई वर टू एडवाइज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मैं ये कहूँगा कि एक मैनेजमेंट का एक तरीक़ेकार होता है कि बड़ी सोच समझ के आप बात करते हैं, अपनी तमाम वर्किंग कर लेते हैं, उसके बाद आप बात करते हैं, तमाम पहलुओं को भी देख लेंगे, अप साइड भी देख लेंगे, डाउन साइड भी। मैं 100% श्योर हूँ कि उनके कोलीग्स ने उनको ये ऑथराइजेशन दी नहीं, ना ही फैसल वाडा का वो कद है कि मिसाल के तौर पर असद उमर खड़े होकर कहते हैं कि जी अली जैदी डिबेट करने के लिए तैयार है लियारी के इशू पर, बगैर पूछे हुए अली जैदी के, तो वो, लेकिन उनका वो लेवल वो है पीटीआई में या हुकूमत में जिस पर वो कह सकते हैं। आई डाउट, वेरी डाउट, क्या मैं 100% श्योर हूँ कि हफीज शेख विल टर्न इट डाउन। अच्छा जरा रुके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ये बड़ा चुपता हुआ सर, ये बड़ा चुपता हुआ नुक्ता आपने उठा दिया है। ये बड़ा सही, आपने बहुत सही आपने सवाल उठाया, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने रेज कर दिया है। फारूक हबीब साहब, मोहम्मद ज़ुबैर द फॉर्मर गवर्नर ऑफ सिंध, उनको ये शक है कि फैसल वाडा ने असद उमर और हफीज़ शेख का कंसेंट लिए बगैर अपने तौर पर यह बात कर दी है। वो हवा में ये बात कर रहे हैं, उन्हें हवा में बात करने की आदत हो गई है। आपके पास क्या मालूमात हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर टीम जो है, असद उमर साहब, हफीज़ शेख साहब, हमाद अजहर,
तैयार हैं टेलीविजन प्रोग्राम में? हम तो तैयार हैं, हम तो वेलकम करते हैं। वो तैयार हैं एक लार्जर ऑडियंस, एक लार्जर पैनल के साथ डिबेट करने के लिए PMLN के साथ? देखें, बात यह है कि जमहूरियत का हुस्न है कि डिबेट होनी चाहिए ओवर द इश्यूज। मसला यह है कि पार्लियामेंट के अंदर तो PMLN ने कभी अवाम के इश्यूज के ऊपर बात ही नहीं की। इनको तो प्रोडक्शन ऑर्डर से गर्ज था, यहाँ इनको जो है वो मामलात इनके ऐसे हैं कि ये चाहते हैं कि हमें जो है वो क्लीन चिट मिल जाए मामलात के अंदर और हम अपना काम करते रहें, आप अपना काम करते रहें। जब बात फैसल वाडा कल बात कर रहे थे तो उन्होंने कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात की कि आप आए, आकर एक जो है वो एक प्रोडक्टिव जो है कंस्ट्रक्टिव डिबेट होनी चाहिए, चाहे वो असेंबली के अंदर हो, चाहे वो टॉक शोज के अंदर हो। स्वीपिंग स्टेटमेंट्स टीवी के ऊपर बैठकर देना बहुत आसान है। जब वो ये बात कर रहे थे तो उसका मकसद ये था कि ये अपनी इकोनॉमिक टीम ले आए और बहुत ही अच्छा हो कि जुबैर साहब जो है वो मशवरा दें, क्योंकि ये गवर्नर रह चुके हैं, इनका कद बहुत बड़ा है, नवाज शरीफ साहब इनके मशवरों पर अमल दरामद करते रहे हैं। तो ये साग डार साहब को भी कहें कि डार साहब आपने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, आप अगली फ्लाइट पकड़ें और पाकिस्तान वापस आ जाएं और यहाँ से जो है वो हमारी इकोनॉमिक टीम इनके साथ बैठ के जो है वो स्काइप पे कर ले सर, जुबैर साहब भी आ जाएं, जूम पे कर ले, भी आ जाएं। इसाक डार साहब के साथ जूम पे क्यों नहीं कर लेते बात? स्काइप पे, जूम पे? नहीं नहीं ओहो, आपको क्या हो गया? इतना अच्छे आपके असल सवाल का जवाब नहीं दे रहे फारूक। तो बैठे होंगे, वो आएंगे, वो यहाँ आएंगे और आकर पूरी टीम मुकम्मल हो जाएगी ना। तो फिर जो इनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी और जो हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी, उसको आप एक डिबेट के जरिए आप पब्लिक के सामने रख देंगे। और हमारी टीम तो कभी, मुझे आप ये बताएं कि क्या असद उमर साहब टीवी पे आने के ऊपर इनकारी हुए? जो जुबैर साहब बात कर रहे थे वो रेगुलर टीवी पे आते हैं, सुन लें नहीं है, लेकिन मैं ऐसे करते हैं इसको रेगुलर टीवी पे आते हैं, हफीज शेख आते हैं, कोई मसला नहीं है। हम तो कहते हैं कि इसके ऊपर जो है वो एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट होनी चाहिए और परफॉर्मेंस कंपैरिजन भी होना चाहिए। पहले PMLN के भी पहले 2 साल उठा लें ना शुरू के, और हमारे 2 साल भी उठा लें, और जिन हालात के अंदर हमें इकोनॉमी मिली है वो भी सामने रख देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम तर चीजें जो है वो आवाम के सामने आ जाएंगी। अब उससे जुबैर साहब ये बात ना करें कि कौन राजी होगा या कौन नहीं राजी होगा, ये तो राजी हो और इसाक डार साहब को भी बुलाएं साथ इसाक डार साहब को बुलाएं। बहरहाल ये अच्छा, इरशाद आरिफ साहब मैं आना तो आपकी तरफ चाहता हूं, लेकिन मैं वो छोटा सा टुकड़ा इरशाद आरिफ साहब, आप इससे पहले के एनालिसिस पूरी सूरत हाल का कि इस किस्म की डिबेट हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। और फिर अब एक तो ये रवाज, एक रीत पड़ गई है कि हर सियासतदान, हर जमात का बंदा अपनी अपनी बात करके चला जाता है, सवाल कुछ होता है, जवाब कुछ होता है, बात कुछ हो रही होती है, बात कुछ और बन जाती है। लेकिन मैं ज़रा आपको फैसल वाडा साहब का पहले नेशनल असेंबली का वो टुकड़ा दिखा दूं ताकि हम सुन सके कि एग्जैक्टली फैसल वाडा साहब ने जो चैलेंज थ्रो किया है वो है क्या। मैं चैलेंज दे रहा हूं ऐवान में, और सेंसिबल चैलेंज दे रहा हूं जो मेरे ख्याल से नून लीग कबूल करेगी, कि 3 आदमी हैं इनकी तरफ से, खाकान अब्बासी साहब, मोहम्मद जुबैर साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब, जो इकॉनमी के चैंपियन समझे जाते हैं और उन्होंने इकॉनमी चलाई है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब तो मुल्क बदर हैं, मुल्क से भागे हुए हैं। अब हमारी तरफ से 3 आदमी, असद उमर, हफीज शेख और हम्माद अजहर, 30 दिन का टाइम रखते हैं आज से। चैलेंज कबूल करें। 60 शोज हैं 8 बजे और 10 बजे के, दोनों को आमने सामने बिठाएं, वो बताएंगे कि हमारी चीजें ठीक हैं, हमने मुल्क को तबाही से निकाला है या आपने मुल्क को तबाही में धकेला था। पाकिस्तानी कौम खुद आगे डिसाइड कर लेगी। नहीं नाज़रीन, मुझे तो ऐसा लगता है कि फैसल वाडा साहब एक कागज़ से पढ़ रहे थे नाम भी, इससे ज़्यादा क्लैरिटी हो नहीं सकती। और मैं चाहूँगा कि जुबैर साहब इसको रिस्पॉन्ड करें कि क्विक एनालिसिस ले लें इरशाद आरिफ साहब का। इरशाद आरिफ साहब, आप मुझसे एग्री करते हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन तजवीज़ है। टेलीविज़न में जितनी डिबेट है, मीडिया बेकार कर दिया गया है, मीडिया को पंक्चर कर दिया है, मीडिया का मकसद ही फौत हो गया है, बिकॉज पॉइंट बाय पॉइंट अब बात होती नहीं है, बात कहीं हो रही होती है, जवाब कहीं से आ रहा होता है। क्या समझते हैं इरशाद आरिफ साहब, ऐसा होना चाहिए जैसा कि कहा है फैसल वाडा साहब? कोई हर्ज नहीं है, होना चाहिए बिल्कुल। और इससे 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो मालूम ये होगा कि दोनों तरफ से जो प्लेयर होंगे इसमें डिबेट में, या इसको मुनाजरा कहना चाहिए, पहले तो मौलवी बेचारे बदनाम थे कि वो मुनाजरा करते हैं, एक दूसरे को चैलेंज करते हैं और आमने सामने बैठ के फिर वो करते हैं। अब अगर सियासतदान भी ये मुनाजरे का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आवाम को बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि ये फैसल वाडा ने बग़ैर किसी के कहे या किसी के सुने या किसी से मशवरा की ये बात कर दी होगी, क्योंकि अगर ये बात उन्होंने हवा में की होती तो अब तक तरदीद आ चुकी होती, बल्कि ऐवान में ही कोई ना कोई खड़ा होकर
ज़रूर कह देता, क्योंकि उन्होंने एक मुश्किल में तो डाला है अपनी टीम को। क्योंकि 2 साल में आम तासुर तो ये है कि मुआशी मैदान में हुकूमत बहुत कुछ भी नहीं कर पाई और कोरोना ने मज़ीद उस पर जो है वो रही सही कसर निकाल दी। इसके बावजूद अगर ये हुकूमत का हौसला है कि वो आना चाहते हैं, तो मेरा ख़्याल था कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब तो बिल्कुल वेलकम कर रहे हैं। ये बयान शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से भी और मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से भी आ जाना चाहिए कि जी हम तैयार हैं, अब जगह का तयन करें और मकाम का और तारीख़ का तयन करें और टाइम का तयन करें, और फिर वो कहाँ होगा, ये पार्लियामेंट के अंदर होगा, किस टीवी चैनल्स पर होगा या किसी पब्लिक मकाम पर होगा। तो मेरा ख्याल है ये अब मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारी है। चैनल्स क्या उन्होंने कहा? टीवी चैनल पे, हाँ वो पार्लियामेंट का भी कह रहे थे, टीवी चैनल का भी कह रहे थे। टीवी चैनल आपने ऑफ़र कर दिए हमारी तरफ से, 92 का प्लेटफार्म हाजिर है, तो होनी चाहिए डिबेट, ताकि आवाम को मालूम हो सके कि क्या वाकई मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी उतनी ही नाक़िस रही है जितनी अपोजिशन बयान करती है, और माजी की हुकूमतों की और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी उतनी ही बेहतर थी जितनी के बयान की जाती है। तो आवाम ही बेहतरीन जज हैं। मेरे ख़्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर ये डिबेट हो जाए, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये डिबेट हो पाएगी। ये चूँकि चुनाचे की नज़र हो जाएगी कि ऐसा हो ऐसा हो, और ये शराइत ऐसी पेश की जाएंगी कि जिसके नतीजे में डिबेट हो नहीं पाएगी, क्योंकि सियासतदान एक दूसरे के आमने सामने बैठ के जब असम्बली में कंस्ट्रक्टिव किस्म की डिबेट नहीं कर पाते तो मीडिया में कैसे करेंगे? ये आपको क्यों शक है कि डिबेट नहीं हो पाएगी? नहीं, लेकिन इतना खुल के आप समझते हैं कि पीएमएलएन पीछे हट जाएगी? आप समझते हैं पीएमएलएन डर जाएगी? ज़ुबैर साहब, खाकान अब्बासी साहब नहीं इसको लबैक करेंगे, इस्माइल पीछे हट जाएंगे? नहीं, मैं सिर्फ मुस्लिम लीग नून की बात नहीं कर रहा, मैं दोनों पार्टीज़ के जो ये नुमाइंदे हैं इनकी बात कर रहा हूँ। और क़यादत जो है शायद इसको अलाउ ना करे, ये पॉइंट स्कोरिंग ही हो सकती है। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है आमने सामने बैठ के बात करना ये ना हमारे सियासतदानों की आदत है और ना ये इतना आसान काम है। अगर ये आमने सामने बैठ जाएं, गुफ्तगू शुरू हो जाए, तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं परतें खुलेंगी और ये शायद गवारा दोनों को ना हो। मेरा अंदाज़ा है, मुमकिन है वो गलत हो और अल्लाह करे गलत साबित हो। ये अगर डिबेट हो जाए 2-2.5 घंटे की, तो आवाम की तो बहुत ज़्यादा रहनुमाई भी होगी और ट्रेनिंग भी होगी। अच्छा, लेकिन नाज़रीन, मैं थोड़ा सा इसको वापस जाता हूँ ज़ुबैर साहब की तरफ। नाज़रीन, लेकिन फैसल वाडा का जो चैलेंज है, उसकी जो लैंग्वेज है, हाथ में कागज़ पकड़ के नाम दोहराना, नेशनल असेंबली में कहना, बाकायदा उसका फॉर्मेट देना, 30 दिन का टाइम देना, वो सब चीज़ें बड़ी क्लियर लगती हैं। और मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव ये इनिशिएटिव है, ये चैलेंज है, हम वेलकम करते हैं इसे। ये प्लेटफॉर्म हासिल है, 1 घंटा 90 मिनट या 2 घंटे, अमेरिका में इसका बहुत रवाज है। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के दरमियान बहुत सी डिबेट्स होती हैं, टेलीविजन चैनल वो डिबेट्स करवाते हैं, हम इसे वेलकम करते हैं। देखना ये कि कौन सी पार्टी ब्लिंक करेगी। बॉल ज़ुबैर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ऐसा लगता है कि बॉल इज इन योर कोर्ट, जो हमने शॉट सुनाया वो तो बिल्कुल क्लियर है। डॉक्टर साहब अगर इजाज़त दें, एक बात मैं अगर कहूँ, इसमें कोई जज भी, कोई रेफरी या जज भी होना चाहिए। 1 2 3 रेफरी या जज भी होने चाहिए जो गैर जानिबदार लोग हों। ये फैसला भी आखिर में होना चाहिए कि कौन सी टीम जो है विनर है या किस टीम के पास ज़्यादा दलाइल हैं, ज़्यादा शवाहिद है, ज़्यादा अपनी कारकर्दगी, बेहतर कारकर्दगी के सबूत मौजूद हैं। जी ठीक है ज़ुबैर साहब, मोहित, बॉल इज इन योर कोर्ट। पहली बात तो ये है कि मैंने तो बिल्कुल कल भी उसी वक्त ट्वीट करके एक्सेप्ट भी कर लिया था ऑन बिहाफ ऑफ PMLN। दूसरी बात ये है कि जो मेरा असेसमेंट था फैसल वाडा के बारे में, जी मैंने तो कल ही ट्वीट कर दिया था। आई सेड वी आर एब्सोल्युटली फाइन विद इट एंड दिस इज अ वेरी हेल्दी डिबेट। इसमें क्या हर्ज है? इसमें कोई हर्ज नहीं है। इससे पहले कि मैं फैसल वाडा की तरफ जाऊं, आपके जो दूसरे मेहमान हैं उनको मैं क्लैरिफाई कर दूं कि वो कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस डरते हैं डिबेट कर रहे हैं। हम रोज़ करते क्या हैं? एवरी सिंगल डे हम 2-2 3-3 प्रोग्रामों में आके डिबेट करते हैं और ये कोई आसान काम नहीं होता। मोहित, आपको तो अंदाज़ा उस हिसाब से होगा एज एन एंकर। बट एक अगर मेरी पार्टी पर या हमारी हुकूमत के हवाले से परफॉर्मेंस को डिफेंड कर रहे हैं या इनकी हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आप बहुत से शवाहिद और फैक्ट्स और ये सारी चीज़ें बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इतना आसान नहीं होता कि रोज़ डे इन एंड डे आउट आप उस माहौल में बैठें। सो वी हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, वी आर ऑल यूज्ड टू एंड दैट इंक्लूड्स PTI एज वेल।
दूसरी बात यह है कि जब मैंने फैसल वाडा के हवाले से कहा था ना, मैं 100% श्योर हूं, अब मेरी ये असेसमेंट है और मैं उसको ऑन एयर आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकता कि मेरी असेसमेंट किस बेसिस पर है, बट मैं आपको ये चैलेंज देता हूं कि आप पूछ लें कि असद उमर आपको पता था पहले फैसल वाडा ये ऐलान करने वाले हैं, या हफीज शेख आपको पता था कि ये ऐलान कर, आप कह रहे हैं पेपर से वो पढ़ रहे थे, तो पेपर से पढ़ने का मतलब तो ये है, शायद आप ये तासुर दे रहे हैं कि वो प्रिपेयर हो के आए थे असद उमर, हफीज शेख और हमाद अजहर से डिस्कस करके और प्रॉब्ली प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करके कि ये मैं पार्लियामेंट में जाके दे रहा हूँ। आई कैन अश्योर यू हफीज शेख विल डिनाई कि ही हैड डिस्कस्ड, ये मेरी अपनी असेसमेंट है, एंड असद उमर विल डिनाई। हमाद अजहर का मैं कुछ नहीं कह रहा क्योंकि मुझे नहीं पता उनकी थिंकिंग क्या है फैसल वाडा और उनके दरमियान, बट मैं बाकी दो का तो 100% कह सकता हूँ। अगर वो कॉन्ट्ररी बात करेंगे ना तो मेरा ख्याल है गलत बात कर रहे होंगे। असद उमर वाई विल ऑथराइज फैसल वाडा अगर अगले चंद दिनों में हुकूमत ये पैनल खड़ा कर देती है, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खड़ा कर देती है जी। अच्छा नहीं, मैं तो सबसे बात कर लूंगा, मैंने फैसल वाडा से बात करने की कोशिश, मैंने फैसल वाडा साहब से बात करने की, मैं आपको बता रहा हूं क्यों प्रॉब्लम होगा। फैसल वाडा साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ थे डैम के इफ्तिताह के सिलसिले में, डायमंड भाषा मेरी उनसे बात नहीं हो सकी, मेरी बात रात तक उनसे हो जाएगी। मैं असद उमर साहब से भी चेक कर लेता हूं, मैं खाकान अब्बासी साहब से भी चेक करता हूं, डॉक्टर मिफ्ता आप उनसे ये पूछ लीजिएगा एक फैसल से सवाल। अच्छा आप चले मोहित, आप उनसे सिर्फ ये पूछ लीजिएगा फैसल वाडा से कि क्या असद उमर से आपने बात करके ये बात की थी, यही है ना क्वेश्चन, आप पूछ लीजिएगा। तो फिर आप कहें कि आपको असद उमर से आपने कंफर्म किया हुआ है? मुझे मैं नहीं, पहले तो फैसल वाडा से पूछ लेना, अगर फैसल वाडा ही कहता है कि ये उनका अपना इनिशिएटिव था तो बात ही वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक, और अगर वो कहता है कि असद उमर से मैंने पूछ के किया था तो फिर आप असद उमर से चेक कर ले। लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट मैं अपनी टीम की तरफ से कह रहा हूं कि हम बिल्कुल तैयार हैं, प्लेटफॉर्म हमें बता दें जहां भी बुलाने, कल मैं प्रोग्राम में था उन्होंने भी ये कहा था वी आर एब्सोल्युटली रेडी एंड व्हाई शुडंट वी बी रेडी। हमारे पास तो इतने हथियार हैं, इतना मटीरियल है कि हम समझते हैं कि ये तो डिबेट बहुत ही अच्छा होगा मनासरा। अच्छा मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से पहले मैं पर्चा आउट कर दूं फरूख हबीब साहब के लिए कि फरूख हबीब साहब जब वापस आएंगे तो 3 मैं आपसे नुक्ते सुनना चाहता हूं कि वो कौन से 3 नुक्ते होंगे, ओनली 3 पॉइंट्स जिसमें पीटीआई की टीम इस मनाजरे में, इस डिबेट में पीटीआई की टीम जो है वो पीएमएलएन की टीम के साथ बात करना चाहेगी और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रखना चाहेगी टेबल के ऊपर। वो कौन से 3 अहम नुक्ते हैं जहां पीटीआई समझती है कि उसकी परफॉर्मेंस को, उसके मौक़िफ़ को नहीं समझा गया, बावजूद उसके कि 33 टेलीविज़न चैनल हैं 24/7 और हर वक्त उनमें दिन में हर दिन 3 या 4 प्रोग्राम होते हैं, तो वो कौन से नुक्ते हैं पीटीआई के जिनको कि अवाम नहीं समझ सकी है। इस पर मजीद बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ कि अब तक की जो सूरत हाल है कि फैसल वाडा जो फेडरल मिनिस्टर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने नेशनल असम्बली में पीएमएलएन को चैलेंज किया है, वो कहते हैं कि असद उमर साहब, हफीज़ शेख साहब और हमाद अजहर जो हैं वो पीटीआई की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे। 30 दिन के अंदर पीएमएलएन तैयारी कर ले, वो दावत देते हैं, चैलेंज देते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, मोहम्मद ज़ुबैर साहब को, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब को। और लग रहा है और वक्फे से पहले हमने सुना कि ज़ुबैर साहब भी कहते हैं कि वो पहले ही कंफर्म कर चुके हैं, उन्होंने ट्वीट में भी इसको फर्म किया है। तो मसला है क्या? मैं फिर एक बार दोहराता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, इस्लामाबाद में करना है, लाहौर में करना है, कराची में करना है, जहाँ करना चाहते हैं। ये एक इंतहाई पॉजिटिव चीज़ होगी, एक ग्रैंड डिबेट हो सकती है। वो ज़रूरी नहीं कि स्टूडियो के अंदर बैठ के की जाए, वो एक हॉल में की जा सकती है, वो बड़े प्रॉपर तरीके से की जा सकती है, वहाँ ऑडियंस भी हो सकती है। तो हम इसके वेलकम करते हैं, हम इसका इंतज़ार करेंगे, हम तमाम साइड्स को अप्रोच भी करेंगे ताकि इस किस्म की डिबेट को मुमकिन बनाने की जितनी मुमकिन यानी कोशिश हो सकती है हम करेंगे। अब है कि सवाल प्रिंसिपली क्या होंगे। फरूख हबीब साहब, वो क्या 3 इश्यूज़ हैं जिस पे आप समझते हैं कि ऑपोजिशन ने ऐसा प्रोपेगेंडा किया है कि आपकी जो बात है उसको समझा ही नहीं किया, आपकी परफॉर्मेंस को समझा ही नहीं किया? 1, 2, 3। देखिए बात यह है डॉक्टर साहब, हर हुकूमत को अपनी परफॉर्मेंस जो है वो आवाम के सामने रखने का हक है और बेहतरीन जज भी जो है वो पाकिस्तान की आवाम है। ऑपोजिशन चाहे उसके ऊपर भले जो है वो तनकीद करे, लेकिन तनकीद बड़ाई तनकीद नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने बात की, मैं पर्टिनेंट उनके ऊपर बात रख देता हूँ। मैं समझता हूँ कि आवाम तमाम तर चीज़ों को देख रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है वो वज़ीर आज़म ने शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने गरीब आदमी के एहसास की सिर्फ बात नहीं की, उसके ऊपर अमली प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए, चाहे वो आप पनाहगाहें की शक्ल में देख लें, चाहे आप ये पहला पॉइंट होगा, ये पहला पॉइंट होगा।
ये आपका पहला नुक्ता होगा जिसको आपकी टीम साबित करना चाहेगी टेबल पे। देखें सोशल सिक्योरिटी। देखें बात ये है कि ये तो डायरेक्टली लिंक्ड है ना पाकिस्तान के आम आदमी के साथ, ठीक है। बहुत सारे और पॉइंट्स इसके अंदर आ सकते हैं, लेकिन आपने जो मेरे से पूछी बात वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यकीनन उसके ऊपर उसको फ्रेज आउट करके चीजों को सामने लेकर आएंगे, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत की अच्छी चीजें हैं जो हमें कम्युनिकेट होनी चाहिए वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब मुझे बताएं कि कोरोना की सूरत हाल के दौरान 23 मार्च को लॉकडाउन होता है, 9 अप्रैल को पूरी दुनिया के अंदर इतना बड़ा कैश स्टिमुलस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम नहीं शुरू होता जो पाकिस्तान शुरू करता है कि आज जो है वो आपके 1,25,00,000 खानदानों के अंदर हुकूमत 150 अरब रुपया कैश तकसीम कर चुकी है, जिसमें से 40 लाख लोग सिर्फ सिंध के अंदर उससे जो है वो मुस्तफीद हुए हैं। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं इकोनॉमिक महाज के ऊपर, मुझे बताएं आप पाकिस्तान को ये वर्ज ऑफ डिफॉल्ट के ऊपर छोड़ के गए थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये IMF कहता है कि पाकिस्तान के इदारों की जो बुरी हालत ये करके गए थे। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आप देख लें, हमारे मुल्क के जो फॉरेन रिजर्व थे $7 अरब, जो मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, जो इनके साबका वजीर खजाना है, वो कहते हैं इसहाक ने फिक्टिशियस डॉलर की कीमत को मेंटेन करने के लिए जो है वो मार्केट के अंदर डाल दिए थे पकड़ के। उसके अंदर हमने डॉलर की रिजर्वायर्स बढ़ाए, रिजर्व में इजाफा किया। इसी तरह जो है हमारी फॉरेन रेमिटेंसेज जो कि माजी में कम थी, आज ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे ऊपर एतबार करके ज्यादा भेज रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हुआ, जो इनके दौरे हुकूमत के अंदर 5 साल दौरे हुकूमत के अंदर एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की नेगेटिव में गई थी, बड़ी नहीं थी, कम हुई थी। हमने जो है वो एक्सपोर्टर को तारीखी रिफंड्स वापस किए 200 अरब के। उसके साथ साथ हमने सुन लेना, आप जरा एक्सप्लेन कर लेना ना, एक्सपोर्टर को हमने बिजली के अंदर, गैस के अंदर कीमतें कम करके दी। सिंध के अंदर गैस बिजली की कीमत कम थी, पंजाब में ज्यादा थी। यहाँ का सनतकार जो है वो कॉस्ट कंपटीशन कम्पीट नहीं कर पा रहा था, उनकी जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा थी। इसी वजह से आज जो है वो एक्सपोर्ट भी आपकी बढ़ रही है। उसी के साथ साथ पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स बन रहे हैं, वो पीपी किट्स, वो मास्क जो आप इंपोर्ट करते थे वो आज पाकिस्तान के अंदर बनना शुरू हो गए। दुनिया आपके वजीर आजम के इकदामात की जो उन्होंने तवाज़ुन कायम किया है कोरोना के मुकाबले के साथ और इकानमी को चलाने के हवाले से, रोजगार देने के हवाले से, आज ऑक्सफॉर्म का सर्वे आता है, दुनिया तारीफ कर रही है वजीर आजम इमरान खान के उन इकदामात की। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास बेशुमार चीजें हैं जो हम डिबेट के अंदर अवाम के सामने रख सकते हैं और अवाम उससे काफी हद तक जो है वो हमें मुतमिन भी नजर आते हैं। अब मेरे साथ रुकिए जी, मोहम्मद जुबैर साहब, ये तो चौथा पॉइंट होगा। ठीक, अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको फ्रेज आउट कर लेंगे। इसको हबीब साहब कम से कम समझते हैं कि ये 3 के 4 किया जा सकता, ठीक है। लेकिन मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ा मंसूबा दिया मीर भाषा डैम, मोहम्मद डैम, दासू डैम, ये लगाते थे कोयले के बिजली घर, अब आने दीजिए ना, फर्नेस के बिजली घर, ये लगाते थे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पॉइंट बाय पॉइंट हो जाए, पॉइंट बाय पॉइंट हो जाए बात जरा। मैं कह रहा हूँ पॉइंट, जी जुबैर साहब 3-4 इश्यूज उन्होंने रेस किए, मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे। जी पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट मईशत के हवाले से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं, एक आम आदमी के पॉइंट से गुर्बत क्या उसमें इजाफा हुआ और बेइंतहा। मैं कोविड से पहले के स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं और मैं प्लानिंग मिनिस्ट्री के बता रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के मार्च 2020 में जो पेपर्स रिलीज हुए थे, और ये फैसल वाडा के पास भी पड़े हुए हैं, आप फैसल वाडा से भी पूछ लीजिएगा, और वो प्राइम मिनिस्टर को सबमिट होते। गुर्बत में बेइंतहा इजाफा, अनएम्प्लॉयमेंट में बेइंतहा इजाफा, महंगाई में बेइंतहा इजाफा, ग्रोथ में रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीख में नोज डाइव फ्रॉम 5.56% टू 1.9%। फिस्कल डेफिसिट पाकिस्तान की तारीख में पिछले 40 साल में पहले फिस्कल ईयर के एंड में 8.9%, दूसरा जो फिस्कल ईयर अभी खत्म हुआ वो तकरीबन 10% होगी जब वो फाइनल स्टैटिस्टिक्स आएंगे। 9% तो खुद ये कह रहे हैं, और अगले साल का खुद ये 9% से ज्यादा कह रहे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ तकरीबन फ्लैट है पिछले 2 साल में, जो 22 साल में पहली दफा फ्लैट हुई है, एंड दैट्स द फोकल पॉइंट। उसी के बेसिस पर पाकिस्तान के अवाम के तमाम मसाइल, चाहे वो एजुकेशन है, वेलफेयर है, तमाम चीजें, रोड नेटवर्क पर। तो अब एक वफाकी नुमाइंदे का बैठ के 2 साल के बाद ना महंगाई का जिक्र करना, ना गुर्बत का जिक्र करना, ना अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र करना, ना ग्रोथ का जिक्र करना, ना फिस्कल डेफिसिट का जिक्र करना। और मैं एक और चीज कह दूं, गुर्बत
बेइंतहा बढ़ी, जिसकी वजह से गुर्बत की लकीर से नीचे लोग लाखों नहीं करोड़ अवाम नीचे गुर्बत की लकीर से गए। कोविड से पहले की बात है। तो जब आप पहले धकेल रहे हैं गुर्बत की लकीर से नीचे और फिर कह रहे हैं एहसास प्रोग्राम में इतना बढ़ा दिया, हुकूमतों का काम होता है गुर्बत की लकीर से नीचे से उठा के ऊपर लेके आना, उनके लिए रोजगार मुहैया करना, फैक्ट्रियां खोलना, इंडस्ट्रीज खोलना। और लास्टली जो भाषा डैम है भाई साहब, 126 बिलियन रुपए की जमीन PMLN के वक्त में खरीदी गई थी। वर्ल्ड बैंक के साथ मुआहदा PMLN के जमाने में किया गया था, उसका इफ्तिताई तकरीब PMLN के जमाने में की गई थी। सो आपने ये जो कहा कि 40 साल में पहली दफा ख्याल आया, अगर जमीन कब ली है आप बता देना। 126 बिलियन खर्च कर दिए, 126 बिलियन वो कब ली थी भाषा डैम की? तो ये तख्तियों पे तख्तियां लगाने से नहीं काम बनता। इरशाद आरिफ साहब, मुझे पहला मसला तो ये नजर आ रहा है कि दोनों जो टीम्स हैं PTI PMLN की, उनके दरमियान पहले एजेंडा तय नहीं पा पाएगा कि वो कौन से 4, 5 या 6 नुक्ते हैं जिसके ऊपर बात करनी है। उसके बाद ये कि दोनों अपने अपने अदाद शुमार लेके आएंगे। या तो बहुत बड़ी कोई डिजिटल स्क्रीन चाहिए होगी या एक पैनल चाहिए होगा जजेस का जो वहां पे ये बता सके कि किसके अदाद शुमार सही हैं, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन मैनिपुलेट कर रहा है। आपको क्या लगता है अगर ये डिबेट हो भी जाएगी तो ये कुछ आपको लग रहा है कि ये चल भी पाएगी डिबेट? नहीं, मैंने तो अर्ज़ की थी तो ज़ुबैर साहब कह रहे हैं कि ये कैसे कह रहे हैं। मैंने कहा था ये पहले तो TOR जो है ना ये तय नहीं हो पाएंगे। TORs पे ही इतना लंबी डिबेट होगी कि तय नहीं होगा कि जी किस तरह से करना है, क्या करना है, किन पॉइंट्स पर करना है। दूसरा, जजेस का होना बड़ा ज़रूरी है ताकि वो कोई फ़ैसला तो हो ना कि कौन सच बोल रहा है, कौन आदाद शुमार में फोर्जरी कर रहा है, ये किसका जजेस की सिलेक्शन कैसे होगी? जजों की सिलेक्शन एक मसला होगा इस मुल्क में, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इलेक्शन के मौके पर वज़ीर आला, वज़ीर आज़म का इंतखाब 2 जमातें नहीं कर पाती, तो ये जजेस का इंतखाब एक बहुत बड़ा मसला होगा। तो इसलिए मैंने कहा था, लेकिन ज़ुबैर साहब पुरुम्मीद हैं कि नहीं ये हो जाएगा और डिबेट होगी। तो डिबेट होगी तो फिर हमें पता चलेगा कि जनाब वाक़यातन PML नून जो कुछ हमें बता रही है पिछले 2 साल से इस हुकूमत की नाकामी के हवाले से और अपनी कामयाबियों के हवाले से वो कितनी दुरुस्त है, और तहरीक इंसाफ हमें जो कुछ दिलासा दे रही है वो किस हद तक दुरुस्त है। ये तो डिबेट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन 1-2 चीज़ें तो बहरहाल आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ज़ुबैर साहब को भी तस्लीम करनी चाहिए कि इसहाक डार साहब जो आदाद शुमार की जुगाली किया करते थे, ये तो एक फैक्ट है, इसमें भी कोई शक नहीं कि डॉलर को मुस्तहकम रखने के लिए उन्होंने 22 अरब डॉलर मार्केट में फेंका 4 साल के अरसे में, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये जो ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट खसारे की बात होती है वो भी एक फैक्ट है। तो इसलिए अभी इस हुकूमत के हैं 2 साल, उस हुकूमत के हैं 5 साल, तो एक चीज़, और उससे पहले 2 दफ़ा की हुकूमतें मिल चुकी हैं जो उनको तजर्बा हासिल था, जो उनको ब्यूरोक्रेसी का एतमाद हासिल था, मौजूदा हुकूमत को हासिल नहीं है। लेकिन इस बात से बहरहाल मैं इत्तेफाक करता हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने 22 माह के अरसे में जो बुनियादी नौइयत की इस्लाहात करनी थी, असल मसला पानी मरता है यहाँ, जो इमरान खान ने दावे किए थे, जो इस्लाहात करनी थी, उसमें वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई। वजूहात इमरान खान जानते होंगे या उनके साथी जानते होंगे। इरशाद आरिफ साहब, मुझे ब्रेक लेने दीजिए, मैं इस पर सम अप करता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के साथ, पाकिस्तान की जो सिटीजनरी है उसके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है कि इश्यूज़ की डिबेट इस तरह से हो रही है टेलीविज़न प्रोग्राम्स में और इवन सोशल मीडिया में कि हर साइड अपना अपना मौक़िफ़ देके चली जाती है, हकीकत समझ नहीं आती। जेन्युइन जो एक कंपटीशन है या एक जेन्युइन जो है सवाल जवाब जो है वो हो ही नहीं पा रहा, उसका कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है। शायद उस कॉन्सेप्ट को रिस्टोर करने की जरूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, मजीद इस पर बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं सीधा चलूंगा मोहम्मद ज़ुबैर साहब की तरफ। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ना सिर्फ पंजाब के सिंध के गवर्नर रह चुके हैं, इससे पहले मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं, बड़े अहम पोजिशंस जो हैं उनकी रही हैं, लाइक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रहे हैं, कंट्री हेड रहे हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के। तो मेरे सवाल को ठीक तरह से समझ भी सकेंगे नाज़रीन, लेकिन मैं थोड़ा सा प्लग इन कर दूँ आपको कि ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ये पाकिस्तान की अब रीत है, पाकिस्तानी मीडिया की भी रीत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो अपनी राह और अपनी मकसदियत खो चुका है। आज टेलीविज़न चैनल ज़्यादा हैं, एंकर पर्सन ज़्यादा हैं, आवाज़ें ज़्यादा श्रिल हैं, ज़्यादा कंडेम किया जाता है, तारीफ़ें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन असल इश्यूज़ के ऊपर पॉइंट पे पॉइंट जो है मकसदियत से बात नहीं हो सकती। चूँकि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक कॉन्फ्रंटेशनल डिबेट होती है,
अस वर्सेस देम। इसलिए पाकिस्तान के निज़ाम की कहीं ऐसा ना हो कि फंडामेंटल बुनियादी जो कमज़ोरियाँ हैं पाकिस्तान के ढांचे की, उनके ऊपर बात नहीं हो पाती। हो सकता है वो कमज़ोरियाँ ऐसी हों जिसमें हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। शायद पाकिस्तान के अंदर नए सूबे बनाने की ज़रूरत है। शायद पाकिस्तान के अंदर जब तक ग्रोथ लेड इकॉनमी नहीं होगी तब तक ये टैक्सेशन की बात करना मानाखेज नहीं है, इसमें कोई मीनिंग नहीं है। जब तक पाकिस्तान के यूथ के अंदर स्किल डेवलपमेंट नहीं होगी, डिग्रियों पे एम्फसाइज करना बिल्कुल बेकार है। जब तक पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो है स्किल होगी तो पाकिस्तान जो प्रोडक्ट बनाता है, ये अगर पानी की बोतल भी बनाता है तो उसमें कोई वैल्यू एडिशन तभी कर पाएगा जब स्किल होगी। तो असल इशू शायद कुछ और हों, हुकूमत और अपोजिशन की अस वर्सेस देम की वजह से वो असल इशूज़ ही लोगों को अब समझ नहीं आ पाते हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, क्या कहेंगे आप? जी देखें, तीन बुनियादी तरीके होते हैं कोई भी हुकूमत की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए। एक होता है जो हुकूमत वक्त होते हैं उसने कुछ कमिटमेंट्स की होती हैं, उसका एक इकनॉमिक प्लान होता है, मैनिफेस्टो होता है, और 2 साल के बाद आप उनसे वो सवालात पूछते हैं जो 2 साल के हवाले से कमिटमेंट्स की थी, 5 साल के हवाले से नहीं। बट एक ट्रेंड भी होता है जो 5 साल की तरफ दिखाता है कि जी क्या जा रहा है। सो अगर हम पीटीआई की हुकूमत को लें, और दिस इज़ वेयर मोइद आप सब लोग गलत तरीके पर चले जाते हैं। पहले तो ये होता है कि जी आपने 2 साल में जो फैसले किए, तो आपने कमिट किया था कि जी आप मिसाल के तौर पर 50 लाख घर बनाएंगे, तो आपने क्यों नहीं उसमें कोई भी इनिशिएटिव लिया? क्या फॉल्टी प्लान था? और क्लियरली फॉल्टी प्लान था। 1 करोड़ नौकरियां, 6% ग्रोथ रेट, 8,000 बिलियन टैक्स रेवेन्यू 2 साल में इकट्ठा कर लेंगे, आधे पर हम खड़े हैं। और ये जुलाई 9, 2018 को इकोनॉमिक प्लान दिया गया था, नोइंग फुली वेल ऑल द कंडीशंस जो पाकिस्तान में उस वक्त थी। और अगर नहीं पता था तो वो भी इन्हीं का कसूर है, बिकॉज इंपॉर्टेंट नेशनल असेंबली एंड सेनेट कमेटीज़ में मौजूद थे, असद उमर भी थे, आरिफ अलवी भी थे, शफकत महमूद भी थे। कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी ढकी छुपी नहीं थी। दूसरी बात ये, एक तो ये होता है कि आप पास परफॉर्मेंस, उसमें आप सिर्फ ये पूछते हैं, आप फैसला साजी अपनी बताएं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह पेट्रोल का क्राइसिस हुआ। पेट्रोल के क्राइसिस में रिफाइनरीज ने 2008 में किया था 2010 में, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन इस वक्त आप ये बताएं कि आपने जो फैसले किए मार्च 2020 को फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल की इंपोर्ट बैन करने के लिए, फिर 27 को उसको एंडोज किया, ओगरा आपको लिखता रहा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर जब सप्लाईज थी ही नहीं और आपने प्राइस रिडक्शन अनाउंस कर, अगर आप ये उनसे सवाल पूछेंगे ना और उसके जवाब तक उसको महदूद रखेंगे तो पाकिस्तान के अवाम कुछ समझेंगे। अगर आप फट से 1975 में चले जाएंगे तो कभी कुछ नहीं होता दुनिया में ये। सो पहला तरीका होता है कि आप अपने जो कमिटमेंट उसके हवाले से, दूसरा होता है कि आप मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, एक सेकंड में थोड़ी सी परेशानी ये है जुबैर साहब, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं। जी 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 सर, मुझे जुबैर साहब थोड़ी सी परेशानी ये है कि आपका जाहिर है कि ऑपोजिशन का ये अंडरस्टैंडेबल है कि ऑपोजिशन ये चाहती है कि वो ये साबित करे और ये कि हुकूमत जो है वो नालायक है, वो इनकॉम्पिटेंट है, इसने जो वादे किए थे पूरे नहीं कर सकी। हुकूमत जो है ऑन दी अदर हैंड अपनी एक्सप्लेनेशन देती है, वो कहती है कि हम इसलिए नहीं कर पा रहे कि चीज़ें थी ही बड़ी ख़राब। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जिन चीज़ों को करने की ज़रूरत है उनकी बात ना आप करते हैं ना उनकी बात हुकूमत करती है, और वो फंडामेंटल जो मसाइल हैं उनका हल नहीं निकल पा रहा, और हम एक बिल्कुल भूल में फिर रहे हैं, तारीख गली के अंदर फिर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मोहित, क्योंकि अगर आप हुकूमत वक्त से उसकी परफॉर्मेंस पर नहीं बात करेंगे, ये कोई दुनिया का मुल्क इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऐसा नहीं होता जो क्लीन स्लेट के साथ ट्रांसफर ऑफ पावर होती है। देयर आर ऑलवेज चैलेंजेस। अगर हम बहाना एक बना के बैठ जाते हैं, जी कराची में देखें बम ब्लास्ट हो रहा है, यहाँ 24 घंटे के लिए कोई गोरा नहीं आ सकता, 25 टारगेटेड किलिंग, फाइनेंशियल हब की ये हालत है तो हम क्या करें, या पूरे पाकिस्तान में टेररिज्म, या बिजली नहीं है बात। और मैं ये बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ विद ऑल ऑनेस्टी कि जब हम अंदर बैठते थे और हम टीवी डिबेट में जाते थे, आपको मैं चैलेंज करता हूँ मोहित कि आप 2013 के हमारे आने के बाद से लेके 2014-15 में कभी ये बताते हैं कि ये देखें जी जुबैर साहब आप तो डिबेट ये कर रहे होते थे पीपीपी ने क्या छोड़ा था। नेवर, वी ऑलवेज यूज्ड टू डिफेंड आवर ओन एक्शंस, आवर ओन डिसीजंस, दैट्स द वे इट इज। आप अभी आए हैं 92 में, अगर आपकी परफॉर्मेंस खराब हो और हर चीज में आप पिछली मैनेजमेंट पर डाल देंगे
तो मैनेजमेंट भी तंग आके कहेगी भाई आपको आपके लिए चूज किया जो आपने वादे किए थे। दूसरा होता है एक स्टैंडर्ड मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। आप कह रहे हैं ना किन बुनियादों पर? दुनिया ने आज से 50, 60, 70 साल पहले तय किया था कि ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिसमें ग्रोथ रेट है, इन्फ्लेशन है, फिस्कल डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फरूख हबीब साहब को जवाब देने दीजिए। ये इसके आप कंपैरिजन करते हैं। और तीसरा होता है कि कॉन्टेक्स्ट नहीं, मैं बता दूं तीसरा होता है कि रीजनल कंट्रीज ने कैसा किया। सो अगर बांग्लादेश कोविड के बाद आईएमएफ के मुताबिक 5.7% ग्रो करेगा और पाकिस्तान 1% ग्रो करेगा, व्हाई? सो रीजनल कंट्रीज इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक, बिल्कुल सही है। फारूक हबीब साहब, जुबैर साहब का कहना यह है कि एक इस्टेब्लिश यार्डस्टिक है, बेंचमार्क है, जिसका बहुत बरस पहले 20, 25, 30 बरस पहले फैसला हो चुका है कि हुकूमत की परफॉर्मेंस को मैयर किया जाएगा उसकी इकनॉमिक यार्डस्टिक के ऊपर, और वो ये है कि उसकी इकॉनमी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है कि नहीं कर रही, उसका टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, उसकी प्रोडक्टिविटी और उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही, वो डेवलपमेंट पे काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही। तो वो कह रहे हैं कि वो इंडाइसिस पे ही देखा जाएगा कि आपने 1 साल में क्या किया, 2 साल में क्या किया, और फिर जो आपके सारे हैं जवाबात हैं कि हमारे ये मसले हैं, तो फिर देखा जाएगा कि जो उसके कंपैरेटिव रीजनल कंट्रीज़ हैं, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, वहाँ पे क्या हो रहा है। जनाब फारूक हबीब साहब। देखें, बात यह है कि जो अभी इन्होंने बात की, मुझे सबसे पहले तो मैं इनकी आखिरी बात को ले लेता हूँ। इन्होंने बात की बांग्लादेश के हवाले से। मैं आपको एक सिंपल स्टैटिस्टिक्स सामने रख देता हूँ जो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी। जब PMLN को 2013 के अंदर हुकूमत मिली थी, और एक इन्होंने वन ऑफ द इंडिकेटर की भी बात की जिसमें इन्होंने एक्सपोर्ट्स की बात की, बांग्लादेश की 2013 के अंदर एक्सपोर्ट्स जो थी वो $25 अरब थी। पाकिस्तान के अपने परफॉर्मेंस की बात करो यार, खुदा के लिए। सुन लेना जुबैर साहब, आप कहते हैं कि सुनिया आप बोलते रहे। मैंने आपका पूरा सुना है, मैंने आपके पूरा रिहॉटिक सुना है। जब मैं बात करता हूँ आप मुझे ना बताएं, मेरे मुंह में अल्फाज ना डालें, मेहरबानी करें, सुनने का हौसला पैदा करें। हमने पिछले 5 साल भी आपको सुना है, आप भी सुन रहे हैं, सुनने आप जरा हौसला करें ना। जब मैं आपकी बात करता हूँ, जब आपके वनरेबल पॉइंट के ऊपर सच दिखाता हूँ, आईना दिखाता हूँ, आप बुरा मान जाते हैं। आप मुझे बांग्लादेश की बात कर रहे हैं ना, सुन लेना, आप मुझे बांग्लादेश की ग्रोथ की बात कर रहे हैं ना, तो मैं वही बता रहा हूँ, पीछे की बात नहीं कर रहा। नहीं छोड़े उस बात को ना, पीछे की नहीं, इंटरलिंक्ड है सारी चीजें। आप डायनामाइट बचा के गए, आप बारूद बचा के गए हैं, कर्जों का आप जो है वो पब्लिक कारपोरेशन का बेड़ा गर्क करके गए हैं, मुल्क को सर्कुलर डेट में छोड़ के गए हैं। मुझे आप कहते हैं मैं पीछे की बात ना करूं। आप सुन ले जरा, हौसले रखें। $25 अरब की बांग्लादेश की एक्सपोर्ट थी 2013 से 2018 में। 5 साल में बांग्लादेश अपनी एक्सपोर्ट $40 अरब पे ले गया। फिर इस वजह से IMF कह रहा है कि उसकी ग्रोथ जो है वो कोरोना के बाद भी 5% होगी। हम अपनी एक्सपोर्ट्स को $2 बिलियन नीचे लेके गए 5 साल में। ये कम से कम उसको $30 अरब पे ही ले जाते। फिर आज IMF कहता हमारी प्रोजेक्शन बढ़ रही है। आज हम कर्जे लेकर बैरून ममालिक से हम पुल सड़कें नहीं बना रहे, हम इंपोर्ट्स कम कर रहे हैं, अननेसेसरी इंपोर्ट्स को कम कर रे हैं। यही वजह है कि हम जो है वो जेन्युइन ग्रोथ के ऊपर जाना चाहते हैं, जिसमें आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़े, जिसमें आपकी FDIs बढ़े, जिसमें आपकी जो है वो एग्रीकल्चर ग्रोथ के अंदर इजाफा हो, जो हमने किया। इनकी एग्रीकल्चर ग्रोथ भी 0 थी। डॉक्टर साहब, चीजों के ऊपर पर्टिनेंट डिबेट करें ना, फिर हम अगर सुनना चाहें तो। हम उस चीजों को सीधा कर रहे हैं। हम जो है ये नहीं कह रहे कि हम मांगे तांगे की ग्रोथ ले आए, हम कर्जा लेकर अपने घर के बाहर BMW करें और के जनाब मेरे स्टैंडर्ड बढ़ गए हैं, मैंने BMW खरीद ली। 1 मिनट है इरशाद आरिफ साहब, योर क्विक जजमेंट, क्विक वर्ड बिफोर आई क्लोज द प्रोग्राम। इरशाद आरिफ साहब, देखिए, मैं तो दोबारा वही बात दोहराऊंगा कि बुनियादी नौइयत की इस्लाहात पेश करनी चाहिए PTI को, नंबर 1। बाकी इसमें कोई शक ही नहीं है कि साबका हुक्मरान ये हूँ या पीपल्स पार्टी वाले हूँ, नुमाइशी इक़दामात ज़्यादा होते थे और हकीकी और ठोस जो है इस्लाहात खत्म हो गया। वक्त हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। मेरे तमाम शुक्रिया नाज़रीन, फैसला आपका है। सारी डिबेट आपने देखी। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती। बहुत शुक्रिया।